हेलो एवरीवन, मेरी यूट्यूब चैनल यूपीएससी नोट्स बाय शिखा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रिटिश भारत में किसान आंदोलनों के विषय में। अपने शासन की शुरुआत से ही कंपनी का मुख्य लक्ष्य भू राजस्व की अधिकतम वसूली करना रहा था, ताकि व्यावसायिक व सैन्य निवेश की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। भू राजस्व ही सरकारी आमदनी का प्रमुख साधन बना रहा। यही कारण है कि कंपनी और ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए सभी भू राजस्व प्रबंधन, जैसे स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, मालवाड़ी आदि में भू राजस्व की दर अधिकतम रूप से निर्धारित की गई। उस समय भारत में कृषि अधिकतर जनसंख्या की आजीविका का प्रमुख स्रोत थी, इसलिए औपनिवेशिक राजस्व प्रबंधन ने कृषकों की विपन्नता यानी गरीबी को बढ़ा दिया। किसान आंदोलनों का स्वरूप। ब्रिटिश शासन की शुरुआत के समय लगभग 3/4 से ज़्यादा जनसंख्या कृषि में लगी हुई थी। अंग्रेज़ों की वाणिज्यिक नीति, भू राजस्व प्रबंधन, प्रशासनिक व न्यायिक व्यवस्था तथा उसके कारण उत्पन्न सामाजिक आर्थिक व्यवस्थागत परिवर्तनों के कारण 18वीं सदी के उत्तरार्ध में भीषण अकाल पड़ा। समय समय पर होने वाली आर्थिक मंदी के कारण भी किसान वर्ग को भयंकर परेशानियों का सामना करना पड़ा। लगान वृद्धि, नील जैसी वाणिज्यिक फसलों की जबरन खेती, बलपूर्वक बेदखली, साहूकारों की सूदखोर प्रवृत्ति तथा बागान मालिकों के शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ किसानों द्वारा अनेक आंदोलन शुरू किए गए। ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को उच्च लगान यानी ऊंचा लगान कर देना पड़ता था। लगान न दे पाने की स्थिति में उन्हें भूमि से विस्थापित कर दिया जाता और भूमिहीन मजदूर बनने को बाध्य किया जाता था। कृषि के वाणिज्यीकरण के तहत उन्हें नकदी फसल उगाने और इन फसलों को कम मूल्य पर बेचने के लिए बाध्य किया जाता था। इन परिस्थितियों में उन्हें स्थानीय महाजनों से ऋण लेना पड़ता था और ऋण न चुका पाने की स्थिति में उन्हें अपनी भूमि गिरवी रखनी पड़ती थी। इस प्रकार कृषकों का शोषण और दरिद्रता एवं उत्पीड़न ब्रिटिश शासन के दौरान बढ़ा। अब बात करते हैं प्रमुख किसान आंदोलनों के विषय में। फराजी आंदोलन, जो बंगाल में 1838 में शुरू हुआ, इसका नेतृत्व हाजी शरीयतुल्लाह और उनके पुत्र दादू मियाँ यानी मोहम्मद मोहसिन के नेतृत्व में हुआ। इस आंदोलन का कारण था कंपनी के शासनकाल में यहाँ मुसलमानों की धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन शैली बहुत प्रभावित हुई, और इसके साथ ही किसानों की दयनीय स्थिति भी इस आंदोलन का प्रमुख कारण रही। प्रमुख शत्रु थे इनके कंपनी व जमींदार, जो कि प्रत्यक्ष रूप से इनकी विपन्नता के लिए जिम्मेदार थे। इसका परिणाम हुआ कि जमींदार व सरकार की दमनात्मक कार्यवाही के बावजूद 1838 में आरंभ हुआ यह आंदोलन 1857 तक चलता रहा। अंत में इसके अनुयायी वहाबी आंदोलन में शामिल हो गए, जो कि एक मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन था। अब बात करते हैं नील विद्रोह के विषय में, जो 1859 से 60 ईस्वी तक चला। यह 19वीं सदी का सबसे बड़ा संघर्षशील व सकल विद्रोह था, जो बंगाल में शुरू हुआ। इसका नेतृत्व दिगंबर विश्वास व विष्णु विश्वास ने किया। इसके कारण थे कि नील उत्पादक, जो अधिकांश यूरोपीय थे, किसानों को जबरन नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे, जबकि किसान अपनी भूमि पर चावल और अन्य खाद्यान्न यानी खाद्य फसलें उगाना चाहते थे। ये नील उत्पादक किसानों को अग्रिम धनराशि देकर करारनामा लिखवा लेते थे, यानी बाजार मूल्य से काफ़ी कम हुआ करता था। इनकार करने पर इन्हें नील बागान मालिक के दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1859 में एक नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारियों दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसान एकजुट हुए और नील की खेती बंद करने का निर्णय किया। सन 1860 तक यह आंदोलन बंगाल की नदिया, पाबना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। सरकार ने इस समस्या की जांच के लिए सिटोनकर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय नील आयोग का गठन किया। रिपोर्ट में कहा कि किसानों का शोषण होता है, जिसके आधार पर एक अधिसूचना जारी की गई कि किसी भी किसान को नील की खेती करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो इस आंदोलन की सफलता का मुख्य कारण किसानों में अनुशासन, एकजुटता, सहयोग, संगठन का समावेश था। इसे बुद्धिजीवियों, ईसाई मिशनरियों का भी समर्थन प्राप्त था। हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी भी इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। दीनबंधु मित्र ने नाटक नील दर्पण, जो कि 1860 में रचा गया, उसमें किसानों के शोषण और उत्पीड़न का उल्लेख किया गया है। अब बात करते हैं पाबना विद्रोह के विषय में, जो 1873 से 76 ईस्वी तक चला। यह भी बंगाल में शुरू हुआ। इसके प्रमुख नेता थे ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय व शंभूपाल।
इस आंदोलन का कारण था जमींदारों द्वारा कृषकों को भूमि से बेदखल करना और ऊंचा लगान तय किया जाना। इसके परिणामस्वरूप 1873 में जमींदारों के शोषण के खिलाफ पाबना जिले के यूसुफ शाही परगने में किसान संघ की स्थापना हुई, जिसने कृषकों को संगठित किया। लगान न देने तथा जमींदारों के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए इन्होंने चंदा एकत्रित किया। 1885 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ, जिसमें कृषकों के भू स्वामित्व के अधिकारों को मान्यता दी गई व जमींदारों के अत्याचारों से बचाने का प्रावधान किया गया। यह कानून के दायरे में व शांतिपूर्वक आंदोलन रहा। आंदोलन में किसानों का नारा था, हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी, आर.सी. दत्त तथा इंडियन एसोसिएशन के सदस्यों ने इस आंदोलन का समर्थन किया। दक्कन विद्रोह 1875 ईस्वी में महाराष्ट्र के पूना, शोलापुर, सतारा व अहमदनगर जिले में हुआ। इसका नेतृत्व बाबा साहब देशमुख ने किया। इस आंदोलन का कारण था रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत अंग्रेज अधिकारियों द्वारा किसानों पर लगाए गए भारी लगान। अमेरिका में नागरिक युद्ध की समाप्ति 1864 के बाद कपास के निर्यात में आई कमी के बावजूद सरकार द्वारा वसूले गए ऊंचे भूमि कर इस आंदोलन के प्रमुख कारण रहे। इस आंदोलन का परिणाम रहा कि किसानों को लगान देने के लिए कर्ज लेना पड़ता। कर्ज देने के बदले साहूकार किसानों के घर व जमीन गिरवी रख लेते थे। इस तरह किसान महाजनों के चंगुल में होता था। किसानों ने सूदखोरों के खिलाफ विद्रोह का झंडा गाड़ दिया व शोषणकारी दस्तावेजों, बंधक पत्रों, कर्ज की प्रतियां, करारनामे आदि नष्ट कर दिए। किसानों ने महाजनों की दुकानों से खरीदारी करने व उनके खेतों में मजदूरी करने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप सरकार ने 1879 ईस्वी में दक्कन कृषक राहत अधिनियम द्वारा किसानों को कुछ संरक्षण प्रदान किया। दीवानी विधि संहिता की कुछ धाराओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया व ऋण की पुनर्अदायगी में असमर्थ किसानों को बंदी बनाने से मुक्त रखा गया। अब बात करते हैं पंजाब में कृषक आंदोलन के विषय में, जो 1890 में से 1900 तक चला। यह भी साहूकार विरोधी आंदोलन था, जिसका नेतृत्व बाबा राम सिंह ने किया। 1902 या 3 में पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम के माध्यम से साहूकारों द्वारा किसानों को भूमि पर कब्जा करने की प्रवृत्ति पर रोक लगा दी गई और इस तरह यह आंदोलन शांत हुआ। असम का कृषक आंदोलन 1893 से 94 ईस्वी में हुआ। किसान ने लगान की ऊंची दरों के विरोध में तीव्र आंदोलन छेड़ा। रंगपुर आंदोलन धीरज नारायण के नेतृत्व में हुआ। यह भी किसान आंदोलन था। तो इस चरण के आंदोलन का स्वरूप व विशेषताएं जो थी कि ये आंदोलन उपनिवेशवाद के खिलाफ नहीं, बल्कि सिर्फ महाजनों, जमींदारों व साहूकारों के शोषण के खिलाफ किए गए थे, जो कि प्रत्यक्ष रूप से उनकी दुर्दशा के लिए जिम्मेदार थे। इनका प्रसार सीमित था। उद्देश्यपूर्ण होने पर ये आंदोलन समाप्त हो जाते थे। इन विद्रोहों में कृषकों ने अपने कानूनी अधिकारों के प्रति सजगता दिखाई। तो दोस्तों, आज हमने आपको 19वीं सदी के किसान आंदोलनों के विषय में जानकारी दी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।